हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। और हम आपके सामने आज एक नई क्लास के रूप में, नए वीडियो के रूप में आए हैं, नया वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, इसके पहले एक इंट्रो वीडियो डाला था आपके सामने और इंट्रोडक्शन के रूप में आप लोगों ने बहुत उसे पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमें लगने लगा है कि इस परिप्रेक्ष्य में और बहुत सारी जानकारियाँ या ज्ञानवर्धक चीज़ें आपके सामने हम प्रस्तुत करें। और आज हमने पिछले उसमें छोड़कर गए थे, पिछले पार्ट में, वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। हमने चाइल्ड एजुकेशन की बात करी थी। चाइल्ड एजुकेशन के बारे में आपको बताया था कि इस समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन आज हम जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, यह आप LKG से लेकर 5th तक, 6 से लेकर 8th तक, 9th से 12th तक और 12th से हायर एजुकेशन से लेकर कॉलेज लेवल तक में या कंपटीशन एग्जाम के लिए सभी जगह पर जो आज मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ, सब जगह आपको काम देगा। और इसको यदि आप अच्छे से गहन अध्ययन कर इसको पढ़ते हैं और बच्चों को भी बताते हैं तो उनका भी बहुत ज्ञान बढ़ेगा, उनको नॉलेज होगा, उनका उत्साह भी बढ़ेगा। और आज कल जो हमने बात छोड़ी थी, आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताया था कि आज हम ऐसे दौर में हैं कि हमें सबसे पहली बात तो यह है कि लर्निंग की बहुत आवश्यकता है। सीखना एक कला है और सीखना एक हर समय चलने वाली एक प्रक्रिया है जो सतत हमारे जीवन के साथ साथ आगे बढ़ती है, आगे चलती रहती है। लेकिन हम जो आज जो बात कर रहे हैं, इसमें सीखने के लिए सबसे पहले हमें लैंग्वेज की बात करते हैं। हम सीखने का मतलब यह है कि हमको भाषा कैसी सीखनी है ना। हम जो 2 सब्जेक्ट की कल बात कर रहे थे, हिंदी और इंग्लिश, तो ये एक लैंग्वेज है। इनको हम सीखे कैसे, और इनको सीखने के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब विद्यालय में बच्चा आता है तो वह अपनी भाषा को लेकर आता है ना। अपनी भाषा को लेकर आता है, उसकी जो स्थानीय भाषा होती है, घर की भाषा होती है, वह उसको लेकर आता है। और मानक भाषा को सिखाना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। मानक भाषा यानी जिससे हम कहते हैं जो हमारे राज्य की भाषा है, हमारे देश की भाषा है, जो हिंदी जो हम बोलते हैं कार्यालयों में, विद्यालयों में, और जो हम लोगों से मिलते हैं, तो उसे मानक भाषा कहते हैं। और उस मानक भाषा को सिखाने के लिए बहुत कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब बच्चा विद्यालय में आता है तो वह तो अपनी भाषा लेकर आ जाता है, घरेलू भाषा उसकी होती है, उसको पेरेंट लोग सिखाते हैं। और जब वह मानक भाषा को सहज स्वीकार करने में या उसको शाला स्तर तक ले जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चुनौतियाँ होती शिक्षक के सामने कि वह उसे किस प्रकार से सिखाए। और सीखने की भी जो एक प्रक्रिया है, यदि आपने सिखाना शुरू कर दिया बच्चे को, एक बच्चा विद्यालय में प्रवेश कर चुका है, विद्यालय में जब शिक्षक उसको सिखाने लगता है तो सीखने का मतलब यह है कि आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उसे सिखा रहे हैं। यदि उसके व्यवहार में, बिहेवियर में अपेक्षित परिवर्तन आ रहा है तो इसका मतलब आप उसको सही दिशा में ले जा रहे हैं, सही सिखा रहे हैं। यदि उसमें परिवर्तन आते जा रहा है, उसकी बोलचाल, उसका जो लैंग्वेज सिस्टम सुधरते जा रहा है, इसका मतलब उसमें परिवर्तन हो रहा है, यानी आप सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन यदि उसके अंदर होने वाली अंत क्रियाएं ठीक नहीं है या वह ठीक ढंग से उसको बोल नहीं पाता है, इसका मतलब यह है कि हमारा जो किया हुआ कार्य है सिखाने का, लर्निंग का, वह कहीं ना कहीं हम उसमें असफल है। और मैंने कल आपको बताया था सीखने के 4 आयाम हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सीखने के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट आयाम है, अंग है। इसी कारण से हम किसी चीज को सीखते हैं या विद्यालय में बच्चों को सिखा पाते हैं। हमारे 4 स्तर हैं, जिसमें मैंने कल आपको बताया था इसके पहले कि सुनना और बोलना, ये 2 चीजें बच्चा घर से सीख कर आता है। पढ़ना और लिखना, ये 2 चीज वह विद्यालय में सीखता है। लेकिन इन चारों चीजों को मिलाकर, इन चारों अंग को मिलाकर उसके लैंग्वेज सिस्टम का निर्माण होता है, उसकी भाषा का निर्माण होता है, और तब जाकर के वह एक अच्छी भाषा बोल पाता है। अधिकांश लोग भाषा को संप्रेषण का माध्यम मानते हैं, और ये बात सही है कि भाषा
सबसे पहले यदि संप्रेषण का माध्यम इसलिए है क्योंकि ये भाषा यदि आपको नहीं है, आपको नहीं मालूम कि लैंग्वेज स्किल आपके अंदर नहीं है, तो आप किसी को भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। या आप हम एक दूसरे से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आप मेरी भाषा समझ रहे हैं, मैं आपकी भाषा समझ रहा हूँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं। इस कारण से हमारा लैंग्वेज सिस्टम या लैंग्वेज स्किल सही है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक विदेशी भाषा को विदेशी व्यक्ति बोल रहा है, वो बोल रहा है, हम सुन रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम अपनी भाषा बोल रहे हैं, वह हमें सुन रहा है, लेकिन वह हमारी भाषा समझ नहीं पा रहा है। इसलिए सबसे जरूरी यह है कि हम उतना ही बोले, समझ के बोले, उतना ही सुने, समझ के सुने। यानी जितना हम बोलते हैं, जितना सुनते हैं, तो उसके साथ समझ का भी होना आवश्यक है, क्योंकि हम उन चीज़ों को समझते हैं या नहीं, तब हमारा बोलना या सुनना सार्थक होता है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। किसी जगह ऐसा लिखा हुआ है, किसी बुक में मैंने पढ़ा था कि अ गुड लिसनर बिकम द बेस्ट स्पीकर। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बनता है। इसलिए हमें सबसे पहले, यदि हम शिक्षक हैं, तो हम अपने विद्यालय में बच्चों को एक अच्छा श्रोता बनाएं, और तब जाकर के वह एक अच्छे वक्ता का रूप धारण करेगा, वह एक अच्छा वक्ता बनेगा। तो हमारे अंदर दो चीज़ें, सुनने और बोलने की कला का अच्छा विकास होना बहुत जरूरी है। इसके बाद तो पढ़ना लिखना एक सहज प्रक्रिया है जिसे हम सीख पाते हैं। चलो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम आपके लिए हिंदी लेकर आए हैं, और मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आज हम आपको हिंदी में ऐसी चीज़ें बताएंगे जहाँ से पूरा सिस्टम शुरू होता है हिंदी का। और मैंने आपको बताया है कि यह आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, यह आपको कंपटीशन एग्जाम में भी उतना ही फायदा करेगा। इसके पहले मैं बता चुका था कि वर्णमाला, अल्फाबेट, और हम बात कर रहे हैं हिंदी वर्णमाला की, जहाँ से कंपटीशन एग्जाम, अभी जो सीटीईटी एग्जाम आ रहा है, या मान के चलिए वर्ग 3 का, ग्रेड 3 का टीचर एग्जाम होने वाला है, या केवी के एग्जाम होंगे, नवोदय के, बहुत सारे जितने एग्जाम होते हैं टीचरशिप वाले खासकर, उनमें, और इसके अलावा भी एसएससी, एमपी पुलिस, और जो भी हम एग्जाम फाइट करते हैं, हिंदी आजकल अनिवार्य कर दिया है, हिंदी रहती है। और खासकर जो वर्णमाला वाला टॉपिक है, वर्णमाला वाले टॉपिक से वह 8-10 क्वेश्चन बिल्कुल निकाल कर लाता है, और बड़े सरल और सहज क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम उसका आंसर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये तो सब हमें चीज़ें याद है। इस कारण से हम उन चीज़ों को सही ढंग से क्लियर वहाँ नहीं कर पाते हैं। तो आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आज जो हमने टॉपिक लाया है आपके लिए, वो है वर्णमाला। और मैं बात करना चाहूँगा हिंदी वर्णमाला की। हमने लाए हैं आपके लिए हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला, आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला यानी इससे हमारी भाषा हिंदी बनी हुई है, हिंदी का निर्माण हुआ है। लेकिन हिंदी का निर्माण कैसे हुआ है, मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगा। भाषा की सार्थक इकाई किसे कहते हैं, आप लोग को मालूम होगा। भाषा की सार्थक इकाई होती वाक्य, वाक्य से छोटी इकाई होती उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई होती पदबंध, और पदबंध से छोटी इकाई होती पद या शब्द, और शब्द से छोटी इकाई होती है अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई होती ध्वनि, जिसे कहते हैं वर्ण, जिसे कहते हैं वर्ण। तो वर्ण से ही बनती है वर्णमाला, जिसे अक्षर या ध्वनि कह लो। तो वर्ण की परिभाषा ही ऐसी है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है, और इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। यानी हम पढ़ रहे हैं ना भाषा को, जो वर्णमाला को हम पढ़ते हैं अनार से लेकर, जो हम ये जो वर्णमाला है हमारी, इसको जब हम पढ़ेंगे तो जो ध्वनि आ रही है, यही ध्वनि वर्ण कहलाती है। और इसी से वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी जब हम इसे लिखते हैं अ से लेकर ज्ञानी तक, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में आप सभी लोग जानते हैं कि 52 वर्ण होते हैं, 52 अक्षर होते हैं, लेकिन इसमें भी 2 विभाजन किया गया है। यदि उच्चारण के आधार पर देखा जाए तो 45 वर्ण आते हैं, और लेखन के आधार पर देखा जाए तो 52 वर्ण आते हैं, है ना। मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। ये जो हमारी वर्णमाला है,
इसको हमने दो भागों में बांट दिया है। पहला तो है हमारे पास स्वर और दूसरा होता है हमारे पास व्यंजन। इंग्लिश में बोलते हैं इनको वावेल्स और कॉन्सोनेंट। मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि हम उच्चारण के आधार पर यानी बोलने के आधार पर देखें तो ये टोटल 45 होते हैं, 45 है ना, जिसमें 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। यदि मैं आपको लिख दे रहा हूं यहाँ पर, उच्चारण के आधार पर 45 हैं जिसमें 10 स्वर है और 35 व्यंजन है। लेकिन हम बात करेंगे लेखन के आधार पर, क्योंकि हमको पढ़ना है, तो लेखन के आधार पर इनकी संख्या होती 52। लेखन के आधार पर 52 होती है इनकी संख्या, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, है ना, जिसमें कितने 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त अक्षर होते हैं, है ना। तो दोस्तों यह है उच्चारण लेखन के आधार पर। और इसी प्रकार से ये जो उच्चारण के आधार पर, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, और पूरी टोटल वर्णमाला में अक्षर कितने होते हैं, 45 होते हैं। लेखन के आधार पर 52 होते हैं, जिसमें 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त अक्षर होते हैं। लेकिन इन सब में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, हम जो बात करना चाह रहे हैं, यदि आप इनको बांटिए, स्वर को बांटिए, तो स्वर यदि जब हम लिखना चालू करेंगे तो इनको हमें लिखना पड़ेगा अनार से लेकर आहा तक, है ना। आप स्वर को लिखिए, स्वर लिखेंगे तो ये होता है, ये आपने लिखना शुरू किया, ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है अनाराम, अनार, अ आ ई उ ऊ री ए ओ औ अम आहा, है ना। तो ये कुल मिलाकर के 13 है, और इसमें 13 में भी इसमें केवल यहां तक इनको 11 माना गया स्वर को, और ये जो 2 है इनको अयोग्य वहावर्ण कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि इसमें जो स्वर है वो अ से लेकर औ तक है, यहां तक अ से लेकर औ तक, यानी इनकी संख्या है 11, और ये जो 2 अक्षर है अम और आहा, इसको बोलते हैं अयोग वहा, अयोग्य वहा बोलते हैं इसको, अयोग्य वहावर्ण, अयोग वहावर्ण बोलते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से ये तो होगा स्वर, ये तो स्वर हो गए, हमने स्वरों को बांट दिया, है ना। इन स्वरों में भी बड़ी प्रॉब्लम है, यानी इनका जो उच्चारण है, जो उच्चारण करने में जो आता है, यह हर किसी को समझ में नहीं आता। इनका उच्चारण जीभ के आधार पर किया जाता है। जैसे अग्र स्वर में आते हैं ई ए, मध्य स्वर में केवल अ आता है, और पश्च स्वर में आता है आ उ ओ औ, है ना। और इसी प्रकार हमने स्वर, ये तो हमने आपको स्वर के बारे में बताया, इसमें 1-2 क्वेश्चन निकल के आते हैं कि इनकी संख्या कितनी है, मूलतः अयोग्य वहावर्ण कितने हैं इसमें, तो अयोग्य वहावर्ण 2 है, मैंने आपको बताया, अम आहा जो है, और अ से लेकर औ तक 11 होते हैं स्वर, है ना। और इसके बाद हम आते हैं व्यंजन पर। व्यंजन की संख्या मूलतः मैंने आपको बताया कि 35 मानी गई है ना, और इसमें 4 संयुक्त अक्षर आते हैं। तो मैं आपको लिखाना चाहूंगा, इसमें बताना चाहूंगा
कि यदि हम व्यंजन की बात करें, थोड़ा इसको मिटा देते हैं, क्लीन कर देते हैं बोर्ड को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत जगह आपको काम आएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं व्यंजन की, हमने पहले बात आपको स्वर की बता दी। स्वर 13 आपके सामने लिखे हुए हैं, इसमें 11 अ से लेकर अ तक है, और जो अम और अहा है ये अयोग वहा वर्ण के अंतर्गत आते हैं, है ना। और इनके उच्चारण में भी अलग अलग अंतर है, स्वर को भी कैसे बोलते हैं ये हम बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद में। लेकिन इसके बाद में हम आते हैं व्यंजन पर, है ना। तो व्यंजन जो होते हैं हमारे पास में, ठीक है, हमने आपको संख्या बताया इसकी 39 में स्पर्शी व्यंजन अलग है, इनकी संख्या 33 होती है। व्यंजन को बांटा गया है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि व्यंजन यहां से शुरू होते हैं, क से, ठीक। तो इनमें वर्ग होते हैं, जैसे हमने लिखा क ख ग घ इंग, है ना, च छ ज झ ये वर्ग है, इसको बोलते हैं क वर्ग। ये जो व्यंजन है ये क वर्ग का है ना। ये हो गया च वर्ग, ठीक है। इसके बाद में आता है ट वर्ग, त वर्ग, फ वर्ग। ट वर्ग है ना, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा आपका त वर्ग। और इसके बाद आता है प वर्ग। ये है दोस्तों, इनको आपको दिख रहा है, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये व्यंजन में आते हैं पूरे, नीचे स्वर लिखे हुए हैं यहाँ से। तो इनको बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। इनकी संख्या है 25, टोटल आप गिन लीजिए, 5, 10, 15, 20, 25। यदि आपको आए कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है, ये टोटल कहलाते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, और इनकी संख्या होती है 25, है ना। मैंने आपको अभी बताया स्टार्टिंग में, स्वर अलग है, व्यंजन अलग है। क वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, च वर्ग में 5, ट में 5, त में 5 और प वर्ग में 5, और इनको बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। और इनकी संख्या है 25, है ना। और 25 इनकी संख्या है 25, है ना। इसमें और एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि इनको भी बांटा गया है, स्पर्शी जरूर है। इनको क्या बोलते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह से किसी स्थान विशेष कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठ का स्पर्श करते हुए निकले, है ना। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि कंठ से निकलने वाले, ये स्पर्शी व्यंजन तो है, लेकिन इसमें बोलेगा कंठ से निकलने वाले कौन से हैं। तो कंठ से आप खुद बोल के देख सकते हैं। कंठ से निकलने वाले में आते हैं ये निकलते हैं कंठ से, है ना। जैसे आप बोल के देखिए, क ख ग घ इंग, कंठ से निकल रहा है। और इसके बाद में तालव्य, तालु से, ये निकलता है तालु से, है ना। आप सोच रहे हो कि तालु क्या है। तालु का मतलब होता है कि मुंह के भीतर के ऊपरी छत को, ये जो मुंह के भीतर ऊपरी छत होता है ऊपर वाला, उसको तालु बोलते हैं। और उसका जो पिछला भाग होता है कंठ के साइड का, यानी ऊपर से अंदर की ओर, उसे कहते हैं तालु। यदि आप बोलेंगे तो इन्हें तालु से बोलते हैं। जैसे आप बोलिए च छ ज झ इय, तो ये कहां से निकल रहे हैं, ये तालु से निकल रहे हैं।
च छ ज झ इय, यानी कंठ के जो ऊपर वाला निचला हिस्सा है, ऊपर वाला निचला हिस्सा उसे बोलते हैं तालु, तालव्य, है ना। और उसके बाद ये जो ट वर्ग है इसे बोलते हैं मूर्धन्य, मूर्धन्य, यानी मूर्धन्य किसे कहेंगे, मूर्धन्य किसे कहेंगे कि मुंह के ऊपरी छत का अगला भाग, यानी जो आपका जो माउथ है, ये जो माउथ है यहां से इसका जो ऊपरी हिस्सा है, ये अंदर वाला भाग क्या कहलाया, ये तालु कहलाया। और यदि यहाँ जो जीभ टकराती है ना, उसे कहते हैं मूर्धन्य। आप बोल के देखिए, ट ठ ड ढ अ, ये कहां से हो रहा है उच्चारण, उच्चारण हो रहा है जब एक जीभ यहाँ टकरा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन पूछता है, परीक्षा में पूछा है कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है, कौन से, यही वाले स्पर्शी व्यंजन है सब, है ना, 25, ठीक। और इनको पूछता भी है, इसमें पूछेगा कि कंठ से निकलने वाला अक्षर कौन सा है, कंठ से। अब वो लिख देगा कोई भी, आपने क च कुछ भी लिख दिया तो कस कंठ से निकलता है, क ख ग घ अंग, है ना। उसने पूछा कि तालु से, तालु मैंने आपको बताया कि मुंह के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसके पीछे वाला जो भाग है गले के पास, अंदर कंठ वाला, वो कहलाता है तालु, यानी ऊपर वाले हिस्से का। और जो मूर्धन्य होता है तो मुंह के ऊपर वाला हिस्सा जहां जीभ टकराती है सामने, अग्रभाग, उसे बोलते हैं मूर्धन्य, जिसमें ट ठ ड ढ न आता है। और अब बात करते हैं हम आपको त वर्ग की, तो ये कहलाते हैं दंत, दंत, है ना। ये पूछता है कि दंत से, यानी जो बोलते हैं कि दंत वर्ग, है ना। तो आप बोलिए त, बोलिए त थ द ध न, है ना। आप जब बोलते हैं तो याद रखना है दंत से, आपकी जो जीभ है, टंग, वो कहां से टकरा रही है, दांतों से टकरा रही है। ये आता है क्वेश्चन कि दंत वर्ग क्या, आप बताइए। इसके बाद में आ गया प वर्ग, प वर्ग ओष्ठ से, ओठ जानते हैं आप, ओष्ठ, ओष्ठ यानी ओठ, बोलिए प फ ब भ म, प फ ब भ म, यानी हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए, आपके स्वर अलग है वर्णमाला में, मैंने आपको शुरू में ही बताया एक चीज, इसको मैं पुनः आपको दोहरा देता हूं, पुनः आपको दोहरा रहा हूं कि वर्णमाला हम पढ़ने जा रहे हैं। वर्णमाला, वर्णमाला कैसे बनती है आप जानते हैं, मैंने आपको स्टार्ट में यही बताया कि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है, वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य होती है, उपवाक्य की छोटी इकाई पदबंध होती है, पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द होते हैं, और शब्द से छोटी इकाई अक्षर होती है, अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होते हैं, और ध्वनि या वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ध्वनि है, और इसी ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, और वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। मैंने आपको पुनः दोहरा के बता दिया कि वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया गया है। यदि आप उच्चारण के आधार पर बताएंगे तो 45 वर्ण है ना, 10 स्वर 35 व्यंजन। और लेकिन हम इसको जो परीक्षा में आता है वो उच्चारण के आधार पर नहीं आता, लेखन के आधार पर आता है। तो लेखन के आधार पर यदि हम माने तो 52 है, 52 अक्षर आते हैं, 52 वर्ण आते हैं, जिसमें 13 स्वर है, 35 व्यंजन है और 4 संयुक्त व्यंजन है। मैं उनके बारे में बताऊंगा आपको। तो मैंने सबसे पहले आपको 13 स्वर के बारे में बताया, अ से लेकर आह तक, है ना, जिसमें 11 हमारे पास में मुख्य रूप से स्वर है, वैसे 13 ही हैं लेकिन 11 मुख्य रूप से, और अम और जो आह है वो अयोग्य वाह वर्ण कहलाते हैं। पूछता है अयोग्य वाह वर्ण क्या है, कौन से आते हैं, कितने होते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जब हमने व्यंजन शुरू किया तो मैंने सबसे पहले आपको व्यंजन के बारे में आपको विस्तृत बता रहा हूं अभी। तो ये हमारे हो गए स्पर्शी व्यंजन जो स्पर्श करके बोले जाते हैं। अब आप लगा लीजिए, मैंने आपको क वर्ग बताया, क ख ग घ इंग कंठ से 5 है। च वर्ग बताया तालु से, च छ ज झ इय। आप पुनः इसका उच्चारण करके देखिए, मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, और ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आएगा, और आप अपने बच्चों को भी बताइए, घर में ही बताइए, है ना। और यदि बड़ी क्लास के बच्चे हैं, 6वीं 7वीं 8वीं 11th 12th से लेकर हायर सेकेंडरी कॉलेज तक कॉम्पिटिशन एग्जाम भी जो लोग फाइट कर रहे हैं, उनको भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये तालु से हो गया, ये मूर्धन्य ट वर्ग मैंने आपको बताया, जो जहां से आपकी जीभ ऊपर वाले हिस्से टकराती है। दंत यानी त वर्ग, त थ द ध न। ओष्ठ प वर्ग आता है, और इनको आपको थोड़ा समझने में यदि प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ हम डैश कर देते हैं सबके आगे, ये है ना। तो ये दंत से, जो दांत से टकरा रहे हैं आप, है ना, और ये ओष्ठ से प फ ब भ म, ठीक है। ये हो गए व्यंजन हमारे 25 हो गए अभी, है ना, स्पर्शी व्यंजन कह रहा है। लेकिन अभी हमको इनकी पूरी संख्या बताना है आपको। इसके बाद में हमने आपको बताया, कितने बताया थे टोटल, कि इसमें कुल मिलाकर के 4 संयुक्त व्यंजन है, 35 व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है ना। अभी तो हम 25 पर ही आए। अब हम आगे बात करते हैं। इसमें होते हैं अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ये क्लीन कर देते हैं हम। देखिए, ये तो 25 स्पर्शी व्यंजन हो गए। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा। देखिए, ये लिखा हमने अंतस्थ व्यंजन, ठीक। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ठीक। ये अंतस्थ व्यंजन है 4। इनकी संख्या कितनी है? 4। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, य र ल व, ठीक है। जिसको अंतस्थ क्यों कहा गया है? क्योंकि आप बोलिए य र ल व अंतस्थ है ना। अंतस्थ का मतलब अंदर से। और इसी में होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ठीक। ऊष्म व्यंजन में आते हैं स स स स स सलजम का। इसके बाद में आता है ये षटकोण वाला, उसके बाद ये सरोते वाला, और ये ह, ठीक है। ये कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या है 4। इनको ऊष्म कहा गया है, आप बोलने से ही पता लगता है। स स स ह, तो ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। और इनकी संख्या पूछता है अंतस्थ व्यंजन, परीक्षा में पूछता है। कंपटीशन एग्जाम में तो बिल्कुल ही प्रश्न आते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन करता है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, या इसके पहले अभी ग्रेड 1 ग्रेड 2 में पूछा था कि इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। यह अभी पूरे चारों तो देगा नहीं, दूसरे दे देता है ना। एक के साथ में 3 दूसरे देता है, और उसमें हमको लिखना पड़ता है। जैसे ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। इसमें स स स ह, है ना। और इसके बाद अभी ये समाप्त नहीं हुए। हमने अभी कितना देखा? 25 थे हमारे स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। 25 स्पर्शी थे। ये 4 हो गए 29 अंतस्थ व्यंजन को लेकर, और ऊष्म व्यंजन को लेकर इनकी संख्या हो गई 25 4 29 और 4 33, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसमें 2 जो है विकसित वर्ण कहलाते हैं, है ना। अभी हमारे पास में 33 हुए हैं, 2 होते हैं विकसित वर्ण, जिसे कहते हैं विकसित वर्ण। विकसित वर्ण, तो इसमें होता है ड, यानी डमरू का बोलते हैं आप, और ये ढ ढक्कन का, है ना। ये कहलाते हैं विकसित वर्ण, ठीक है। अब आप काउंटिंग करिए। 25 आपके स्पर्शी हो गए, जो आपको मैंने 4 वर्ग बताया था अभी इसके पहले। 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए, 29 हो गए। 4 आपके ऊष्म व्यंजन हो गए, 33 हो गए। और विकसित वर्ण जो
ये जो होता है ड और ढ, ये मिलाकर के हो गए 35। और इसके बाद में आते हैं, हमने आपको बताए थे 4 संयुक्त अक्षर होते हैं, है ना। हमने आपको बताया था कि 4 संयुक्त अक्षर होते हैं, स्टार्टिंग में ही बताया था। अभी हमारे पास में टोटल जो संख्या हो रही है वो 35 हो रही है, और हमारे पास व्यंजन टोटल कितने हैं, स्वर कितने हैं हमारे पास टोटल 13, और व्यंजन हमारे कितने हैं टोटल 39। तो हम आपको बता रहे हैं, अब आप काउंटिंग कर लीजिए। इसके बाद आते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर ये मैंने आपको बताया है, ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से हैं, जो बोलते हैं क्षत्रिय, त्रिशूल, आप जो बोलते हैं ना क्षत्रिय, त्रिशूल, ठीक है। और एक आता है आपका ज्ञानी जो बोलते हैं, और एक आता है आपका स्र जो श्री में लगता है। तो ये संयुक्त अक्षरों की संख्या जो है ये कितनी है, 4 है। 6 अक्षर बोलते हैं, क्षत्रिय, त्रिशूल वाला त्र, ज्ञानी, और ये श्री वाला श्र, ठीक है। इनको संयुक्त अक्षर क्यों कहा गया है, इनको संयुक्त अक्षर क्यों कहा गया, क्योंकि यह एक से अधिक अक्षरों से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त अक्षर कहा गया है। ऐसे कोई भी अक्षर नहीं जो एक से अधिक अक्षरों से मिलकर बने हैं, केवल यही 4 है जो एक से अधिक से मिलकर बने हैं। जैसे कि मान के चलो ये जो 6 बना है वह कैसे बना है, ये क में ऐसी और लगती है और इस सब, ठीक है, ये इससे मिलकर बना है 6, ठीक। ये सॉरी ऐसा थोड़ा इसमें वो लगाते हैं, ये यहाँ पर लगता है हल्का सा, है ना। ये बन गया अक्षर, ये 2 से मिलकर बना है, क और स से, ठीक है। दूसरा आता है आपका ये त प्लस र से ये बना है त्रिशूल, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो एक बना है प्लस ईय से ये यानी, है ना। और एक बना है, इसमें भी रेप आती है, एक बना है स और र से, जिसे बनते हैं श्री, ठीक। तो ये संयुक्त अक्षर इसलिए है क्योंकि वह एक से अधिक अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। मैं आपको पूरा व्यंजन के बारे में अब आपको बता दूं, आप देख लीजिए, है ना। हमने आपको व्यंजनों की संख्या, स्वर की संख्या 13 बताया था, अनार से लेकर आह तक, जिसमें अ से लेकर औ तक 11 आप वो मान लीजिए स्वर, और अयोग वर्ण बताए थे जिसमें अम और आहा लास्ट वाले, वो तो 13 होते हैं। हमने बात की व्यंजन की, 39 व्यंजन होते हैं, और 39 व्यंजनों में 25 आपके स्पर्शी व्यंजन हो गए, ठीक है। और इसके बाद में 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए, 4 ऊष्म व्यंजन हो गए, और 4 संयुक्त अक्षर हो गए, 2 आपके विकसित वर्ण हो गए। तो ये 25, 29, 33, 35 और ये 4, 39, है ना। और यदि आप इनको मिलाते हैं स्वर व्यंजन को, तो ये टोटल 52 हो जाते हैं, ठीक है। ये टोटल 52, ठीक है। तो ये थे स्वर और व्यंजन। अब आप जान सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है। और मैंने आपको बताया भी कि ये सब पूछता है, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, विकसित वर्ण, संयुक्त अक्षर, ये निर्माण पूछता है कि इसका निर्माण कैसे हुआ है ना। क और स से यह बना है, तो ये निर्माण भी पूछता है, और ये वहां परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है ना। और हमको बताना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी आप लोगों के लिए, और यह हर जगह आपको काम आएगी, क्योंकि उच्चारण स्थल में इन अक्षरों का और इसका जो माध्यम है, जो हम बोलते हैं उच्चारण के रूप में, कंठ से, तालु से, मूर्धन्य से, दांत से, ओठ से, जीभ कहाँ टकराती है,
और उन प्रश्नों को बार बार बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से पूछता है, यहीं से निकालता है। इसलिए कहते हैं कि वर्णमाला की जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है। वर्णमाला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम बहुत बड़े हो जाते हैं और अच्छे क्वालिफिकेशन रख लेते हैं, लेकिन हमें वर्णमाला की कोई जानकारी नहीं होती। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यह आप बच्चों को भी बताएं, छोटे बच्चों को भी बताएं, और क्योंकि हम इसके आगे फिर आपको बताने जाएंगे। मुझे मालूम है कि आज आपको हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है और यह जानकारी को सुनकर, पढ़कर या बताकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी नॉलेज होगा, दूसरों का भी नॉलेज आप बढ़ाएंगे। और इसके बाद में क्योंकि हम जो इसमें और एक जानकारी मैं आपको देना भूल गया, जो लास्ट वाले वर्ड आते हैं सभी वर्ग में क, आप देख लीजिए, उनको नासिका से होने वाले अक्षर कहते हैं, पंचमा अक्षर, है ना। पंचमा अक्षर यानी आप सोचते होंगे जैसे कि हम बोलते हैं क ख ग घ इंग, इंग जो आया, च छ ज झ इय, ट ठ डमरू ढक्कन जो बोलते हैं ड ढ, और अण, है ना, त थ द ध न, है ना, और प फ ब भ म। तो ये जो लास्ट वाले 5 है, जैसे कि यहां मैं बताऊंगा आपको, इनको बोलते हैं पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंचमा अक्षर कौन से हैं और क्यों इसलिए बोलते हैं, क्योंकि इनको नासिका से उच्चारण होता है, नासिका से उच्चारण होता है, इसलिए इनको पंचमा अक्षर कहते हैं। कौन कौन से आते हैं, पहले क से ये इंग, है ना, फिर उसके बाद इय, ठीक, उसके बाद अण, है ना, और उसके बाद आता है न और म, ठीक, ये 5 हो गए, इंग, इय, अण, न, म, ये नासिका से, क्योंकि इनको आप बोलते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, यही लिख रहा हूं, मैंने लिखा बंदर, है ना, और एक लिखा ये बंदर, ठीक है, 2 लिखा ना, तो इसमें जो नासिका से बंदर, ये सही है ना, क्योंकि नासिका से इसका उच्चारण हो रहा है। वहीं ये हम नहीं लिखेंगे, ये गलत है, ये सही है, ठीक, तो हम ये लिखेंगे बंदर, जो नासिका से उच्चारण होता है ना, उन्हें कहते हैं पंचमा अक्षर। और ये भी पूछता है पंचमा अक्षर कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, ये बिल्कुल अलग है जो नासिका से उच्चारण होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको वर्णमाला का विस्तृत रूप बताया, और भी इसका विस्तृत रूप है, लेकिन क्या कहते हैं, इसमें आपको पहले तो हमारे वीडियो को समझिए आप, उसके बाद आप देखिए एक बार, इसके बाद इसके जो क्वेश्चन निकल कर आएंगे, हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे। और ऐसे ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और भी दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स लोगों को भिजवाइए। यदि आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, हमको बताएं कि यह वीडियो कैसा है, इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है, या और कुछ चीज़ें यदि आपको लगती है तो। वैसे हमें मालूम है, पूरा विश्वास है कि हम आपके सामने अच्छी चीज़ें प्रेषित करने जा रहे हैं। और यहीं से आज तो हम स्पेशल मैं आपके लिए हिंदी लेकर आया था, क्योंकि मेरे को मालूम है कि आज हम सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो हमारे लिए है वो भाषा को अच्छे तरीके से संप्रेषण करने की है, अच्छी तरीके से लोगों के सामने रखने की ज़रूरत है, अच्छी भाषा बोलने की ज़रूरत है। और अच्छी भाषा हम तभी बोल सकते हैं जब हमारा जो भाषा सीखने की कला है, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हम पहले समझे उसके बाद बोले। पहले जब हम सुनते हैं तो उसको समझ के सुने, जब हम बोलते हैं तो उसको समझ कर बोले, क्योंकि तब जाकर के हम एक अच्छे वक्ता बन जाते हैं, अच्छी तरह से लोगों के सामने अपनी बातों को रख पाते हैं। क्योंकि आज हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जब तक हम सामने वाले को अपनी बात नहीं समझा पाएंगे, तब तक वह आपकी बातों को, आपके लैंग्वेज को ठीक ढंग से नहीं समझेगा। आप जितने भी इंटरव्यू फेस करते हैं, जितने भी लोगों के सामने जाते हैं, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, किसी भी जॉब में जाओ, और यदि आप वहाँ कंटिन्यू अपने आप को करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, आपका लैंग्वेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, तब जाकर आप अपनी बातों को उनके सामने रख पाएंगे और अच्छे से समझा पाएंगे। इसलिए मैं आपको बार बार यही बताना चाहूँगा कि हमें अपनी भाषा पर, चाहे हिंदी, इंग्लिश
जो भी हम भाषा बोलते हैं इसको हमें परिपक्वता के साथ पेश करना है। और इसी में मैंने एक छोटा सा प्रयास आज किया था कि आपको वर्णमाला के माध्यम से इससे जोड़ने का प्रयास किया, और ये इसी के बाद हम वर्णमाला से ही हम शुरू करेंगे और हम टोटल हिंदी की ओर जाएंगे। मुझे मालूम है, मैं बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्णमाला एक ऐसी चीज़ है, इसको पढ़ाना लोग बोलते बहुत इजी है, इजी नहीं है, डिफिकल्ट है। मैंने आपको कल भी बताया था कि हिंदी बड़ी है, इंग्लिश सरल है। इंग्लिश 26 लेटर की है, हिंदी 52 लेटर्स की है। हिंदी भाषा क्योंकि हम बोलते हैं, हम इसे रोज अपने कम्युनिकेशन सिस्टम में रखते हैं, हम डेली इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए हमें सरल लगती है। वहीं अंग्रेजी को हम नहीं रख पाते, इस कारण से वहाँ हमें लैंग्वेज कठिन लगती है। लेकिन हमें इस सब्जेक्ट को, हिंदी का इतिहास दोस्तों बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इतिहास है। और जब हम कंपटीशन एग्जाम फाइट करते हैं, मैंने खुद बहुत सारी एग्जाम फाइट किया है, हम जब उन्हें वहाँ जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यह चीज़ हमें याद है, हमें याद क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हिंदी का इतिहास बहुत बड़ा है। हम बचपन से हिंदी अच्छी विस्तृत पढ़ते आ रहे हैं, बहुत अच्छी इतनी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उस हिंदी को और मजबूत बनाना है ताकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हमसे एक क्वेश्चन भी गलत ना हो। आज मुझे विश्वास है कि आज हमने जो पढ़ा है वर्णमाला में, है ना, इसका एक हिस्सा और बचा हुआ है, मैं कल आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जो हम प्रेषित करेंगे उसमें आपको इसके बारे में रिलेटेड, ताकि वर्णमाला के हम एक भी क्वेश्चन गलत ना कर सके। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हम और भी आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं छोटे बच्चों के लिए चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छा प्रयास हमारा जारी है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो डालने वाले हैं अभी कुछ देर बाद, जो चाइल्ड एजुकेशन से छोटे बच्चों के लिए होगा और छोटे बच्चों से रिलेटेड होगा। आज आपने जो हमें समय दिया है, बहुमूल्य समय दिया है, आप जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए मैं आप लोगों का सादर धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आप लोग के हम आभारी है, और आप हम इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रफुल्ल पारधी जी के चैनल के नाम से है यह, और यूट्यूब में आप जाकर के हमारे समस्त वीडियो देख सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम अच्छे मोटिवेटर टीचर, अच्छे सब्जेक्ट के टीचर आपके सामने लाने वाले हैं, ताकि आपका अच्छे से ज्ञानवर्धक चीज़ें आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद।